Class 10 Civics, Chapter number 2, Federalism, to be continued. Now I am going to start to discuss some important features of federal systems. So there are so many important features of federal systems. Number 1, there are 2 or more levels or tiers of government. Number 2, these different tiers of government govern the same group of citizens, but these different levels have their separate jurisdictions in specific matters of legislation, realization or taxes and administration. तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में फेडरलिज्म के बारे में डिटेल्स देखा था, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देखा, तो उसके आधार पर अब हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म के मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता ये है कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में फेडरलिज्म शासन व्यवस्था है, वहाँ कम से कम 2 या 2 से अधिक लेवल का गवर्नमेंट होता है, यानी 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं। पहला गवर्नमेंट को, पहले स्तर को या पहले लेवल को स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे लेवल को सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ खासकर भारत में तो तीसरा लेवल पर भी है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो ये डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो ये सरकारें जो 2 लेवल की होती हैं या 3 लेवल की होती हैं, वो सारे शासन प्रणाली एक ही नागरिक पर शासन करती है, यानी सेम ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होते हैं, लेकिन सभी गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार अलग अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शंस यानी क्षेत्राधिकार अलग होता है, राज्य सरकार के क्षेत्र अलग होता है, लोकल गवर्नमेंट के क्षेत्र अलग होता है। ये अलग अलग क्षेत्र में अपना कानून बनाने का अधिकार इनको है और प्रशासन करने का अधिकार है, साथ ही साथ टैक्सेशन का भी इन्हें अधिकार होता है। पॉइंट 3, the jurisdictions of power of different levels of governments are clearly stated in the Constitution. So the Constitution in a way guarantees the existence and authorities of these level. तीसरी विशेषता ये होती है कि जो डिफरेंट लेवल की सरकारें हैं, उसमें उस सरकार को क्या पावर है, क्या फंक्शन है, यानी उसके पावर एंड फंक्शन का स्पष्ट विवरण संविधान में लिखा होता है। यानी संविधान के जो लिखित रूप में जो प्रावधान है, उसी को वो फॉलो किया जाता है। और इस तरह से संविधान ये अलग अलग लेवल की सरकारों को पूरी तरह से संविधान की गारंटी देता है, शासन की गारंटी देता है, यानी संविधान स्वरूप शासन किए जाते हैं। संविधान में जिन पावर और फंक्शन का उल्लेख किया जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है। नंबर 4, नो सिंगल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस यूनिलेटरली। सच चेंजेस कैन बी about only with the consent of both the levels। और इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी सिंगल लेवल का गवर्नमेंट है, वो संविधान के फंडामेंटल प्रोविजंस को, यानी बुनियादी जो व्यवस्था है या बुनियादी प्रावधान को वो आसानी से चेंज नहीं कर सकता। या कोई भी सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, संविधान के जो मूल ढांचा है उसको वो चेंज नहीं कर सकती। अगर संविधान के कुछ प्रावधानों को अगर चेंज करना होता है, तो इसमें दोनों लेवल की सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति ज़रूरी होता है। दोनों के सहयोग से ही संविधान के प्रावधान चेंज किए जा सकते हैं। नंबर 5, कोर्ट्स हैव गॉट द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन and the powers of different levels of the government. If any dispute arises among different levels of the governments,
about exercising powers, then the highest court act as the ultimate judge. हमारे यहाँ सरकार का तीसरा अंग है जिसे हम न्यायपालिका या कोर्ट्स कहते हैं, अदालत, जिसमें 3 तरह की अदालतें होती हैं। और ये अदालत संविधान में जो प्रावधान है उसकी वो व्याख्या करता है। यानी हमारे यहाँ जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान का रक्षक भी है, संविधान की पूर्ण तरह से व्याख्या करती है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी तरह का विवाद पैदा होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पावर के संबंध में, फंक्शन के संबंध में, तो हाईएस्ट कोर्ट जो है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, वो एक अंतिम जज के रूप में काम करता है। इस तरह से न्यायपालिका हमारे संविधान की रक्षक भी है और व्याख्या भी करती है, और अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उस मसला को सुलझाती भी है। नंबर 6, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। फेडरलिज्म में ये कहा गया है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार हैं, इन तीनों सरकारों को अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए या सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू के लिए वो स्पष्ट उल्लिखित है कि वो धन कहाँ से लाएंगे, यानी किस तरह से रेवेन्यू को उपार्जन करेंगे शासन को चलाने के लिए। और इस तरह से इनको पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। केंद्र सरकार को ये बताया गया है कि आप किस तरह से धन का उपार्जन करेंगे, केंद्र सरकार को साफ रूप से बताया गया है। उसी तरह से राज्यों को भी, राज्य सरकार को भी ये स्पष्ट उल्लेख है कि आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से करेंगे। 7वीं इसकी विशेषता है, thus the federal system of government has a dual objectives: to protect the unity of the country and to promote it, and also to respect the regional diversity of the country. Thus, these two factors are crucial for the institution and practices of federalism. इस प्रकार फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था में सरकार की 2 ऑब्जेक्टिव्स होता है, 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये होता है कि देश की एकता को सुरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी जो हमारे देश में होते हैं या देश के अंदर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं उसको प्रमोट करने का भी इसका काम होता है। और इस तरह से देश की सुरक्षा का भी भार ये फेडरल गवर्नमेंट में देखा जाता है। इस तरह से ये 2 प्रमुख क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिनका हम लोगों ने चर्चा किया फेडरलिज्म का। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट should agree to rules of division of power. Also, they must have trust on one another that both will respect the command zone of the other. इस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो डिवीज़न, जो पावर का डिवीज़न किया गया है उसको अग्री करते हैं, यानी जो सत्ता शक्ति का जो विभाजन किया गया है उसकी सहमति प्रदान करते हैं, दोनों सहमत होते हैं और दोनों ही सरकारें, 2 लेवल की जो सरकारें हैं, एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग की भावना करते हुए, उसको रेस्पेक्ट करते हुए अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन एन आइडियल फेडरल सिस्टम बोथ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट। In every federal government, the division of power among the center and state government is different kind. इस तरह से फेडरल सिस्टम में दोनों ही स्तर की जो सरकारें होती हैं
उसमें सबसे प्रमुख बात ये होती है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, अर्थात पारस्परिक विश्वास और पारस्परिक अग्रीमेंट, समझौता के आधार पर चलता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पारस्परिक सहयोग की भावना होती है और पारस्परिक समझौता की भावना से काम करते हैं। एक आदर्श जो फेडरलिज्म का यही विशेषता है। और हर एक संघीय सरकारें में जो होती हैं उसका पावर का जो डिवीज़न होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि द फेडरल गवर्नमेंट आर यूजुअली फाउंड इन टू वेज। जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ आमतौर पर दो तरह से सरकारें शासन करती हैं। नंबर वन, इन द फर्स्ट वे द इंडिपेंडेंट स्टेट्स come together on their own to form a bigger unit. In this way, both the independent nations keep their sovereignty intact, retain their separate identity, and increase their security and prosperity. Examples of making such federation is United States of America, Australia, and Switzerland, etc. In such federal systems, usually the states have equal rights and they are also more powerful than center. इस तरह से हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में दो तरह से सरकारें शासन चलाती हैं, दो तरह से शासन करती हैं। पहली बात यह है कि इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स होते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वहाँ कई राज्यों का संघ है, 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश से मिला हुआ एक राष्ट्र है, एक देश है। यानी भारत जो है वो 28 राज्य और संघ शासित 900 संघ शासित प्रदेशों का बना हुआ एक संघ है, एक बहुत बड़ा यूनिट है। और फेडरलिज्म में ये सारे संघ एक हो करके वहाँ शासन की जाती है। और इस तरह से यहाँ जितने भी इंडिपेंडेंट नेशन होते हैं उसकी अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी को इंटैक्ट रखते हैं और उनकी जो अलग अलग पहचान होती है, हर राज्यों की अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। ऐसे फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देखे जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड में भी देखा जा सकता है। इस तरह के फेडरल सिस्टम में आमतौर पर स्टेट्स का इक्वल राइट्स होता है। जितने भी स्टेट्स होते हैं संविधान में सभी राज्यों को समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, और ये सभी के सभी पावरफुल होते हैं और ये सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं होता है। इसे अपने राज्य की शासन व्यवस्था अपने जुरिडिक्शंस के हिसाब से वो चलाते हैं। दूसरी बात यह है, इन द सेकेंड वे द लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ सच गवर्नमेंट। In this system, center is more powerful than the state. Usually in such arrangement, the states gets equal rights, but in some special situations, some states may granted special rights. दूसरी तरह से हम देखते हैं, इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि जो बड़े देश होते हैं, जो लार्ज कंट्री होता है, भारत जैसे बड़े देश में, भारत के अलावा और भी जिसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उन देशों में जो पावर वो का डिसीजन, पावर का किस तरह से डिवाइड किया जाए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में वो डिवाइड करते हैं और नेशनल गवर्नमेंट में भी उसका पावर का डिवीज़न होता है। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में शासन शक्ति की बंटवारा राज्य की सीमाओं और क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। देश जितना बड़ा होगा
वो उसी हिसाब से राज्यों को अपना पावर शेयर करेंगे और एक पूरे देश के लिए जो शासन चलाती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, वो पूरे देश पर शासन चलाती है। उसके अधिकार राज्यों से अधिक होता है। भारत, स्पेन और बेल्जियम ये इसी तरह के सरकारों का उदाहरण है। इस व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश पर शासन करना होता है और वो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर शासन करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट को अपने क्षेत्र के अंदर ही शासन करना होता है और हर एक राज्यों को आमतौर पर इक्वल राइट्स प्रदान किए जाते हैं। यानी हर एक राज्यों को शासन व्यवस्था करने के लिए संविधान में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन फिर भी सिचुएशन के आधार पर, सर्कमस्टांसेस के आधार पर, क्षेत्र और क्षेत्रीयता के आधार पर कभी कभी कुछ स्पेशल राइट्स कुछ राज्यों को दिया जाता है। और जैसे हमारे देश में 370 धारा के हटने के पहले जम्मू कश्मीर का अलग व्यवस्था था, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, वहाँ कुछ अलग व्यवस्था देखे गए थे। लेकिन आमतौर पर तमाम राज्यों को एक ही तरह की शासन व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। इस तरह से आज हम लोग फेडरलिज्म के मेन फीचर्स को हम लोगों ने देखा और किस तरह से फेडरलिज्म शासन जो है वो देश के अंदर किया जाता है। अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। टिल देन